नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनदेखा और आप सुन रहे हैं डरावनी कहानी, वो भी मेरे साथ। क्या आप एक ऐसी कहानी सुनने के लिए तैयार हैं जो आपकी रूह को कंपा देगी? आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति की सच्ची घटना बताएंगे जिसने रेलवे की एक सुनसान पटरी पर मौत को बेहद करीब से देखा और एक भयानक चुड़ैल की हंसी ने उसकी रातों की नींद छीन ली। ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या ये सिर्फ एक कहानी है या इस दुनिया में सच में ऐसी शक्तियां मौजूद हैं जो हमारी समझ से परे हैं? तो चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले बस मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आप पूरी कहानी सुनेंगे तो आपको बहुत मजा और डर का एहसास होने वाला है। और आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करें। आपका यह छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी लगभग 1970 के आसपास की है। उस समय कमलेश गुप्ता जी रेलवे बदलीपुर में नौकरी किया करते थे। तब उनकी उम्र 45 साल के करीब थी और उनका एक छोटा और खुशहाल परिवार था। उनके परिवार के सभी लोग काफी खुशहाल थे। अक्सर कमलेश गुप्ता जी घर से बाहर ही रहते थे क्योंकि उनकी आधी जिंदगी तो मालगाड़ी की यात्री बोगियों में ही गुजर जाती थी। सबसे खास बात यह थी कि वह कभी छुट्टी नहीं लेते थे और अपने काम से बहुत लगाव रखते थे। एक बार वह फिर से मालगाड़ी में सीमेंट लेकर रवाना हुए। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से चल रही थी और कमलेश गुप्ता जी गाड़ी की बोगी में अपने कैबिन में बैठकर कुछ काम कर रहे थे। अचानक धीरे धीरे ट्रेन की गति थोड़ी कम हुई और कुछ समय बाद ट्रेन रुक गई। कमलेश गुप्ता जी ने कैबिन का दरवाजा खोलकर बाहर झांका तो देखा कि ट्रेन एक घने जंगली इलाके में रुकी हुई है और चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ है क्योंकि अब शाम के 7:30 बज चुके थे। उन्होंने अपनी फ्लैशलाइट निकाली और नीचे उतरकर बाकी बोगियों की जांच करने लगे क्योंकि यह उनकी ड्यूटी थी। सभी बोगियों को चेक करते हुए वह इंजन के पास पहुंचे और जब इंजन रूम के अंदर दाखिल हुए तो अचानक चौंक गए क्योंकि वहां कोई ट्रेन ड्राइवर मौजूद नहीं था। उन्होंने आवाज लगाई लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर वह इंजन रूम से नीचे उतरे और इधर उधर देखने लगे। चारों ओर बस घना अंधेरा और ऊंचे ऊंचे पेड़ ही दिखाई दे रहे थे। उन्होंने एक बार फिर ट्रेन ड्राइवर को पुकारा, फारूक, फारूक, कहाँ हो भाई? पर कोई जवाब नहीं मिला। इसी दौरान कमलेश गुप्ता जी की नजर दूर एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर पड़ी जो उनसे करीब 3-4 किलोमीटर दूर था। हालांकि स्टेशन का नाम ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। फिर वह पीछे की ओर अपनी बोगी में चढ़ने लगे। वापस जाते समय अचानक उन्हें महसूस हुआ जैसे कोई उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा हो। यह एहसास उन्हें थोड़ा डराने लगा और उन्हें समझ में आ गया कि इस जगह में जरूर कुछ गड़बड़ है। वह तेजी से अपनी बोगी की ओर भागने लगे। तभी किसी ने उनका पैर पकड़ लिया। वह गिरते हुए जंगल की ओर लुढ़कने लगे। कमलेश गुप्ता जी को काफी चोटें आईं और वह डर से कांपते हुए उठने की कोशिश कर रहे थे। अचानक उन्होंने ट्रेन का हॉर्न सुना और चौंक गए क्योंकि बिना उनके सिग्नल के ट्रेन आगे नहीं बढ़ सकती थी। दूसरी बात यह थी कि ट्रेन के दोनों ड्राइवर्स तो अभी भी वहां नहीं थे, तो ट्रेन चला कौन रहा था? यही सोचते हुए वह उठने की कोशिश कर रहे थे कि तभी ट्रेन दोबारा पटरी पर चलने लगी। जख्मी हालत में वह गिरते पड़ते ट्रेन के पास पहुंचे, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाते ट्रेन अपनी पूरी स्पीड में वहां से निकल गई। अब वह इस वीरान और अनजान जंगल में अकेले रह गए थे। कमलेश गुप्ता जी का दिमाग जैसे काम करना ही बंद कर चुका था। उन्हें काफी गुस्सा भी आ रहा था और डर भी सताने लगा था। घटना के करीब 10 मिनट बाद उन्हें पास वाला स्टेशन याद आया जिससे उन्हें आशा की एक किरण मिली। वह धीरे धीरे चलते हुए उस स्टेशन की ओर बढ़ने लगे। स्टेशन की लाइट उन्हें दिखाई तो दे रही थी लेकिन वह काफी दूर थी। ऊपर से उनके जख्म उन्हें चलने नहीं दे रहे थे। वह चल तो रहे थे लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे स्टेशन उनसे दूर जा रहा हो। इसी बीच उन्होंने मन ही मन भगवान को याद किया और रोने लगे। कुछ ही देर बाद उन्हें रेलवे स्टेशन सामने दिखाई दिया जिससे उनकी आंखों में थोड़ी सी चमक आ गई। आखिरकार कुछ देर बाद वह उस स्टेशन तक पहुंच ही गए। स्टेशन पर पहुंचते ही वह सीधे स्टेशन मास्टर के ऑफिस में चले गए। पर यह क्या, वहां पर तो कोई नहीं था। फिर कुछ देर बाद उन्हें एहसास हुआ कि उस पूरे स्टेशन में उनके अलावा कोई नहीं था। स्टेशन पूरी तरह सुनसान था, न कोई इंसान था और न कोई जानवर। जंगली सर्द हवाएं उन्हें तीर की तरह चुभ रही थीं।
कमलेश गुप्ता जी अब स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर आ गए और तब उन्हें पता चला कि उस स्टेशन का कोई नाम ही नहीं लिखा था और शायद वह स्टेशन कई सालों से बंद पड़ा था। उन्होंने चारों ओर नजर दौड़ाई पर वहां कोई नहीं था। आसपास बस घना जंगल ही था। तभी उन्हें दूर से एक ट्रेन का हॉर्न सुनाई दिया। वह दौड़कर प्लेटफॉर्म में आ गए और देखा कि दूर से एक ट्रेन आ रही है। कमलेश गुप्ता जी काफी खुश हो गए और प्लेटफॉर्म पर ही खड़े रहे। तभी अचानक किसी ने उन्हें जोर से धक्का दिया जिससे वह पटरी पर गिर पड़े। नीचे पटरी पर गिरे हुए उन्हें काफी दर्द हो रहा था। जब कमलेश गुप्ता जी ने ऊपर देखा तो डर के मारे उनकी सांसें थम गईं। उन्होंने देखा कि एक भयानक औरत प्लेटफॉर्म पर खड़ी है और वह उनकी ओर देखकर जोर जोर से हंस रही थी। उस औरत के ऐसे रूप को देखकर वह समझ जाते हैं कि वह कोई साधारण औरत नहीं बल्कि शायद एक चुड़ैल है। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी और कमलेश गुप्ता जी अपनी मौत को सामने देख रहे थे। जैसे ही ट्रेन उनके नजदीक आई तभी अचानक से वह ट्रेन वहां से गायब हो गई। ये सब देखकर कमलेश गुप्ता जी डर के मारे बेहोश हो गए। थोड़ी देर बाद जब उनकी आंख खुली तो वह अभी भी पटरियों पर ही पड़े थे और उनके पास एक काला कुत्ता बैठा हुआ था। डर से उनका शरीर कांप रहा था पर वह कुत्ता उन्हें प्यार से चाटने लगा। कमलेश गुप्ता जी ने भी उस कुत्ते को प्यार से सहलाया। फिर वह कुत्ता उन्हें एक तरफ खींच कर ले जाने लगा। कमलेश गुप्ता जी धीरे धीरे उस कुत्ते के पीछे चलते हुए जंगल के बीच पहुंचे और कुछ देर बाद उन्हें सामने थोड़ी दूरी पर एक छोटा सा गांव नजर आने लगा। कमलेश गुप्ता जी धीरे धीरे चलते हुए उस गांव में पहुंचे। उस गांव के लोग बहुत ही अच्छे और मददगार थे। उस गांव के लोगों ने कमलेश गुप्ता जी को इस हालत में देखकर तुरंत ही उनकी मरहम पट्टी की और उन्हें खाना भी खिलाया। कुछ देर बाद गांव के एक बुजुर्ग ने उनसे पूछा, बेटा तुम कहां से आए हो और तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? तब कमलेश गुप्ता जी ने रात की सारी घटना उस बुजुर्ग को बताई और कहा, एक काले कुत्ते ने मुझे आपके गांव का रास्ता दिखाया। यह सुनते ही बुजुर्ग ने घबराते हुए कहा, यह कैसे संभव है? आज तक वहां से कोई जिंदा वापस नहीं लौटा बेटा। फिर उस बुजुर्ग ने कहा, बेटा तुमने जिस औरत को वहां देखा वह एक बहुत ही खूंखार चुड़ैल है। उसका नाम माया है। कई साल पहले हमारा गांव वहीं पर बसा हुआ था। जब मैं छोटा था तब एक बार हमारे गांव में एक मेला लगा था। कुछ दिन बाद मेला खत्म हो गया और लोग वहां से चले गए। माया उस समय 18 वर्ष की एक जवान लड़की थी। उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। गांव वालों के कहने पर उसकी जिम्मेदारी उसके चाचा और चाची ने ले रखी थी, लेकिन वे उसे प्यार नहीं करते थे। उसे बस गांव वालों को दिखाने के लिए पाल रहे थे। उन्होंने उसे अपने रास्ते से हटाने के लिए एक काला जादू करने वाली औरत से बात कर ली। उन्होंने उस काला जादू जानने वाली औरत के साथ मिलकर माया पर काला जादू कर दिया, जिसके बाद माया धीरे धीरे पागल होने लगी। माया का ऐसा बर्ताव देखकर सभी गांव वालों ने उसे गांव से बाहर निकाल दिया। फिर वह गांव के बाहर एक कुटिया में रहने लगी। पर एक अजीब बात यह थी कि वह कभी कुछ नहीं खाती थी और ना ही कभी अपने घर से बाहर निकलती थी। कुछ दिनों के बाद हमारे गांव से पालतू जानवर अचानक गायब होने लगे। गांव वालों ने कड़ी निगरानी की, लेकिन कुछ दिनों बाद एक और मुसीबत आ गई। गांव के बच्चे भी गायब होने लगे, जिससे गांव में दहशत का माहौल बन गया। एक रात गांव का पहलवान जोगिंदर अपना काम निपटाकर खेत से घर लौट रहा था। तभी उसके कानों में कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। उन आवाजों का पीछा करते हुए वह माया के घर के पास पहुंचा तो पाया कि माया कुछ मंत्र पढ़ रही थी। जोगिंदर ने चुपके से कुटिया के अंदर झांका तो उसके होश ही उड़ गए। उसने देखा कि माया ने गांव के एक बच्चे की बलि दे दी थी और उसके खून से स्नान कर रही थी। इसके बाद माया उस बच्चे के शरीर के टुकड़े टुकड़े करने लगी। यह सब देखकर जोगिंदर से रहा नहीं गया और वह कुटिया के अंदर घुस गया। उसने माया को बालों से पकड़कर बाहर खींच लिया और गांव वालों को इकट्ठा कर लिया। सारे गांव वाले वहां जमा हो गए। जोगिंदर ने सबको पूरी घटना बताई, जिससे सभी गुस्से से आग बबूला हो गए। पंडित जी के अनुसार गांव वालों ने मिलकर माया को जिंदा जला दिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि माया जलते हुए भी हंस रही थी और अपने मंत्र पढ़ रही थी। कुछ देर बाद माया राख में तब्दील हो गई, जिससे हमें लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन यह सब हमारा भ्रम था। माया दोबारा जीवित हो उठी और इस बार वह एक भयानक चुड़ैल बन चुकी थी। वापस आने के बाद सबसे पहले माया ने जोगिंदर को मार डाला।
जोगिंदर की कटी हुई लाश बिना सिर के उसी के खेत में मिली। फिर अगले ही दिन गांव के पंडित जी की लाश भी उनके घर के पीछे मिली। अब गांव में फिर से आतंक फैल चुका था और लोग दिन में भी अपने घर से बाहर निकलने से डरते थे। एक दिन हमारे गांव के सरपंच ने खुद हिम्मत जुटाई और दूर गांव से एक तांत्रिक बाबा को अपने साथ लेकर आए। वे बाबा जी काफी पहुंचे हुए थे। उन्होंने सबसे पहले हम सभी को गांव खाली करने की सलाह दी और कहा कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचेगा। हम सबने उस गांव को छोड़कर एक नए स्थान पर बसना शुरू किया, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं था। फिर तांत्रिक बाबा ने यहां श्री बजरंगबली जी की स्थापना की और पूरे इलाके को हनुमान जी के कवच से सुरक्षित कर दिया। इसके बाद बाबा जी हमारे पुराने गांव में गए और वहां उन्होंने पूरे 7 दिनों तक अनुष्ठान किया, जिसके परिणाम स्वरूप माया को उसी इलाके में बांध दिया गया। अब माया हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। बाबा जी ने हमें चेतावनी दी थी कि कोई भी उस इलाके में नहीं जाएगा, वरना माया उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। तब से लेकर आज तक हम उस इलाके की तरफ देखने तक नहीं जाते हैं। हालांकि कुछ अजनबी लोग वहां जाते हैं, लेकिन कोई भी वापस नहीं आता। ये सब सुनने के बाद कमलेश गुप्ता जी डर से कांपने लगे। फिर उस बुजुर्ग ने कहा, जो काला कुत्ता तुम्हारे साथ आया था वो कोई साधारण कुत्ता नहीं था। उसे स्वयं भगवान हनुमान जी ने भेजा था तुम्हारी जान बचाने के लिए, वरना आज तक कोई भी उस जगह से जिंदा वापस नहीं लौटा है। बुजुर्ग ने आगे कहा, जिस जगह पर तुम थे वह आती हुई ट्रेन, वह सब कुछ एक छलावा था। यह सब माया ने ही रचा था। वहां पेड़ों और जंगल के अलावा कुछ नहीं है। फिर कमलेश गुप्ता जी ने कहा कि स्टेशन पर कहीं भी कोई नाम नहीं लिखा था। इसके अगले ही दिन कमलेश गुप्ता जी अपने शहर लौट गए, लेकिन इसके बाद कई दिनों तक उन्हें माया के भयानक सपने आते रहे। उन्हें लगा कि यह बस उस रात की घटना का असर है, पर धीरे धीरे माया उन्हें खुली आंखों से भी दिखने लगी। एक रात जब कमलेश गुप्ता जी गहरी नींद में थे, तभी अचानक उनकी आंख खुली और वह डर के मारे चिल्लाने लगे, क्योंकि उनके सामने माया खड़ी थी और वह एक भयानक अंदाज में हंस रही थी। तभी अचानक माया ने उनका गला दबाना शुरू कर दिया, जिससे कमलेश गुप्ता जी छटपटाने लगे। तभी उनकी पत्नी की भी आंख खुल गई और उन्होंने भी माया को देखा। वह दौड़ते हुए घर के मंदिर में गईं और वहां से गंगा जल लाकर कमलेश गुप्ता जी पर छिड़क दिया, जिससे माया तुरंत गायब हो गई। इसके अगले ही दिन कमलेश गुप्ता जी की पत्नी उन्हें एक सिद्ध बाबा के पास लेकर गई। कमलेश गुप्ता जी ने बाबा को माया के साथ हुई पूरी घटना बताई। बाबा ने ध्यान से सब सुना और कहा कि माया उसी दिन से तुम्हारे पीछे पड़ गई है और वह तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहती है। कमलेश गुप्ता जी की पत्नी ने बाबा से कहा, अब आप ही हमें बचा सकते हैं बाबा, कुछ तो कीजिए, हमें बचा लीजिए उस माया से। बाबा ने कुछ देर समाधि में रहने के बाद कमलेश गुप्ता जी को एक धागा दिया और कहा कि इसे हाथ में बांध लो और इस धागे को कभी मत खोलना। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आज से कभी मांस मछली को हाथ भी मत लगाना, नहीं तो यह धागा अपना असर खो देगा और माया तुम्हें फिर से मारने की कोशिश करेगी। उस दिन से कमलेश गुप्ता जी के साथ कोई और अनहोनी नहीं हुई और उन्होंने नॉन-वेज खाना भी पूरी तरह से छोड़ दिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों, इसके बाद हम अपने कुछ प्यारे साथियों का नाम ले लेते हैं, जिन्होंने हमारे पिछले वीडियो पर कमेंट करके अपना नाम और जगह बताई थी। अब मैं उन लोगों के नाम लेता हूं। तो सबसे पहले है मुस्कान हिमाचल प्रदेश से, चंद्रा शाही गुजरात से, राधे श्याम राव है गुजरात से, अफजल है बिहार से, दीपक है फरीदाबाद से, अमन है झारखंड से, मंगल है केरला से, महेश है मेघालय से और सबसे लास्ट में कमला है पंजाब से। तो दोस्तों, ये थे उन लोगों के नाम जिन्होंने पिछली स्टोरी पर कमेंट करके हमें बताया था कि वह कहां से कहानी सुनते हैं। इसके साथ ही अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका यह छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। तब तक के लिए अगर आपने मेरी जंगल की वेंडिगो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे लेफ्ट साइड क्लिक करके देखें, और अगर आपको ट्रक ड्राइवर की कहानी देखनी है तो राइट साइड क्लिक करें। मैं आपसे वहीं पर मिलूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और दूसरों का भी ख्याल रखिए। और हाँ, अगर आपको अगली वीडियो में अपना नाम सुनना है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपका नाम जरूर लूंगा।